कहानी शुरू होती है साइबेरिया के एक रिमोट जेल कैंप से, जहां वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मन सोल्जर्स को कैद करके कोयले की खानों में दिन रात काम करवाया जा रहा था। जेल की सिक्योरिटी ज्यादा टाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई भागना नहीं चाहता था, क्योंकि जेल के आसपास 14,000 किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। ना कोई बस्ती थी और ना कोई आदमी। एस्केप करने का मतलब था जिंदा बर्फ में चलना, जहाँ ना कोई सहारा था और ना कोई इंसान। ऐसे में एक कैदी था क्लेमन फुरेल, जो अपनी बीवी और बेटी के पास वापस लौटना चाहता था। उसे 25 साल की सजा मिली थी और वो हर रोज यही सोच रहा था कि अगर अभी कुछ ना किया तो उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल में घुट घुट के निकल जाएगी। और फिर एक ऐसी रात आती है जहां एक कोयले की ट्रेन जेल से बाहर जा रही थी। क्लेमेंस ने रिस्क उठाया, वो भागकर इस ट्रेन में छुप गया। जब ट्रेन जेल के कंपाउंड से बाहर निकल गई और उसने पहली बार खुला आसमान और सितारे देखे, तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। उसने अपने आप को फ्री फील किया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकी और एक रशियन सोल्जर ने उसके ऊपर बंदूक तान दी। क्लेमेंस दोबारा पकड़ा गया। उसे सजा के लिए एक ओपन एयर सेल में डाल दिया गया, जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी थी। वहाँ उसे 2 दिन तक जिंदा बर्फ के बीच में रखा गया। इसके चलते उसने फिर भी हार नहीं मानी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई। 2 दिन बाद अगली सुबह जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे सेल से बाहर निकलवाया और बोला, तुम्हारे साथी 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर जब क्लेमन अपने साथियों के सामने गया तो वो सब लाठियां और डंडे लेकर क्लेमन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि क्लेमन के भागने की वजह से उन सबको 2 दिन से भूखा रखा गया था। इस दौरान बाकी साथियों ने क्लेमन पर हमला कर दिया और उसे बहुत मारा। क्लेमन इतना जख्मी हो गया कि उसे जेल के अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। इसी दौरान उसका सामना होता है एक जर्मन डॉक्टर से, जो उसे जेल में कैद था। जब क्लेमन होश में आया, उसने उस डॉक्टर से कहा, मैं फिर से भागना चाहता हूँ, इस बार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डॉक्टर ने पहले मना किया। उसने आराम से समझाया, यहाँ से भागना आसान नहीं, और अगर भाग भी गए तो साइबेरिया की सर्दी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने एक और सच बताया, जहाँ तुम काम करते हो वहाँ की हवा में कार्बन की मिकदार इतनी ज्यादा है कि धीरे धीरे तुम्हारा जिस्म अंदर से खत्म हो जाएगा। यहाँ रहना भी मौत के बराबर है। इस सभी के चलते डॉक्टर ने अपना राज बताया कि मुझे कैंसर है, मेरे पास 1 महीना बचा है। उसने जो कुछ भी अपने सर्वाइवल के लिए इकट्ठा किया था, गर्म कपड़े, जूते, कुछ रोज के खाने पीने का सामान, एक मैप और एक छोटी बंदूक, सब कुछ क्लेमन के हवाले कर दिया और कहा, ये लो, तुम्हारे पास एक मौका है। मुझे पता है तुम ठंडे खून से नहीं बल्कि हौसले से लड़ते हो। जाने से पहले डॉक्टर ने एक छोटा लंच बॉक्स दिया और कहा, अगर तुम बच गए तो मेरी फैमिली को ये देना। उन्हें कहना, मैं लौट नहीं सकता। इस रात क्लेमन ने ट्रेन का इंतजार नहीं किया, उसने पैदल चलने का फैसला किया। उसने अंधेरे में और बर्फ के बीच निकलना शुरू किया। वो जानता था अगर जमीन पर रुका भी जरा देर के लिए तो या तो ठंड से जम जाएगा या फिर रशियन सिपाही पकड़कर उसे दोबारा उसी नरक में वापस ले जाएंगे। इसलिए क्लेमन अब अकेला सफर पर निकल चुका था। फिर जब अगली सुबह वार्डन को यह पता चला कि क्लेमन जेल से भाग चुका है, तो वो जल्द ही डॉक्टर से पूछताछ करने के लिए उसके कमरे में पहुंचा। तो वो देखता है कि डॉक्टर ने अपनी जान ले ली होती है। डॉक्टर ये जानता था कि अगर वार्डन ने पकड़ लिया तो वो उसे तड़पा तड़पा के मारेगा। और उसके बाद वार्डन ने बहुत से रशियन सिपाही को क्लेमन को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें क्लेमन का नामो निशान नहीं मिला। इसके चलते सभी को यही लग रहा था कि क्लेमन ठंड में जमकर मर चुका होगा। लेकिन वार्डन ने क्लेमन में भागने का जज्बा देखा था और वो जानता था कि क्लेमन जिंदा है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, और इसलिए वार्डन ने उसे ढूंढने की तलाश जारी रखी। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेमन को देखते हैं, जो पूरे जोश के साथ बर्फीले तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। जेल से भागने के 9 दिन बाद उसे अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो पीछे देखता है तो एक स्लेज उसकी तरफ आ रही होती है। उससे पहले कि वो दूर भाग पाता, वो स्लेज उस तक पहुंच गई और उसे कुचलते हुए आगे निकल गई। और फिर तभी क्लेमन की आंख खुली और उसे पता चला कि वो एक सपना देख रहा था। दरअसल क्लेमन पिछले 9 दिनों से पैदल चल रहा था और अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था। भूख और थकान की वजह से उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता रहा। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, उसके कदम जमती बर्फ में डूब रहे थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए और कुछ दिनों के बाद उसका जिस्म भी जवाब दे गया और वो शदीद भूख की वजह से बेहोश हो गया। और फिर कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। जैसे ही उसने अपने सामने एक सील को देखा और उसे देखते ही उसे एक उम्मीद नजर आई और जल्दी उसने अपनी बंदूक निकाली और निशाना लगाने की कोशिश की। उसने जैसे ही बंदूक चलाई तो उसका निशाना चूक गया और सील को भी पता चल गया और वो वहाँ से भागने लगी। क्लेमन भी उसके पीछे भागा, लेकिन बर्फ टूटने की वजह से वो पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। लेकिन जख्मी होने के बावजूद वो सील को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। सील पानी में जाने ही लगती है, लेकिन क्लेमन दोबारा निशाना लगाता है और अपनी आखिरी गोली चलाता है, जिससे वो गोली उसे लग जाती है। उसके बाद क्लेमन बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसे बाकी के सफर में खाने की फिक्र नहीं होगी। कई दिनों के बाद क्लेमन ने पेट भर के खाना खाया और थोड़ा सा आराम करने के बाद अपना सफर जारी किया। अब इतने लंबे सफर में क्लेमन अकेला था और उसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। इस माहौल में उसकी दिमागी हालत खराब हो सकती थी, इसलिए अपने आप को सही रखने के लिए वो खुद से बातें करता और अपने आप को मोटिवेट रखता और ऐसे ही आगे बढ़ता रहता। अकेला सफर करने की वजह से कभी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती और कभी उसे लगता उसकी बीवी उसके सामने खड़ी है। इस दौरान वो बीच बीच में कंपास के जरिए अपनी डायरेक्शन देखता, ताकि वो इस बर्फीले मैदान में कहीं खो न जाए। इस तरह दिन गुजरते गए और फिर महीने, लगातार 2 महीने चलने के बाद क्लेमन को इस बर्फीले मैदान में छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। अब इस पेड़ को देख के क्लेमन खुशी के मारे झूम उठा और भागकर इसको गले से लगा लिया। दरअसल ये पेड़ इस बात का इशारा है कि लगातार 2 महीने चलने के बाद वो
वो बर्फीला मैदान क्रॉस कर चुका है और आगे जंगल शुरू होने वाला है। ठीक थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। बर्फ का इलाका खत्म हो रहा था। वही दूसरी ओर हम वार्डन को देखते हैं जो अभी क्लेमन की तलाश में था और इसने सिपाही को ऑर्डर दिया था कि वो 500 किलोमीटर के रेडियस में क्लेमन को तलाश करें। और वहीं दूसरी तरफ क्लेमन जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहा था कि इसी दौरान वहाँ बर्फीला तूफान आ गया। ये तूफान इतना तेज था कि बहुत से बड़े बड़े पेड़ भी जमीन से उखड़ के नीचे गिरने लगे। जैसे ही क्लेमन आगे बढ़ा तो एक बड़ा सा पेड़ क्लेमन के ऊपर आ गिरा। क्लेमन की किस्मत बहुत अच्छी थी कि शाम के वक्त मैटन और सैमजॉन नाम के 2 आदमी यहाँ से गुजर रहे थे जो सोने की तलाश में थे। तो उन्होंने क्लेमन को देख लिया और उसकी जान बचा ली। इसके बाद तीनों एक साथ आगे बढ़े और कई दिनों तक चलने के बाद इस बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। इन्हें सफर के दौरान रास्ते में एक नदी नजर आई। इस नदी को पार करने के लिए इन तीनों ने लकड़ी की एक कश्ती बनाई। अब नदी पार करने के दौरान ये तीनों आपस में बात करने लगे और आपस में एक दूसरे को अपने बचपन के किस्से सुनाने लगे। लेकिन इस सभी के चलते नदी में पानी का बहाव बहुत तेज हो गया और उनकी छोटी सी कश्ती काबू से बाहर होने लगी। इस दौरान इनमें से सैमजॉन का बैलेंस बिगड़ गया और वो नदी में गिर गया। असल में सैमजॉन को तैरना नहीं आता था, इसी वजह से वो नदी में डूबने लगा। लेकिन क्लेमन ने उसकी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी और सैमजॉन को बचा के किनारे तक ले आया। इस दौरान मैटन ने इन दोनों को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया और कश्ती लेकर आगे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैटन इस टेंट तक पहुंचा जहाँ वो सैमजॉन के साथ रुका हुआ था। क्योंकि मैटन बहुत लालची था और उसने सैमजॉन का सोना और बाकी चीजें चुरा ली। ऐसे में सैमजॉन और क्लेमन भी इस टेंट तक पहुंच गए। सैमजॉन को मैटन की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आया और उसने मैटन को गोली मार दी और उसकी जान ले ली। और फिर क्लेमन और सैमजॉन ने सामान उठाकर अपना सफर जारी किया। इन दोनों ने कई महीनों तक अपना सफर जारी रखा इसी उम्मीद में कि इन्हें कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। देखते ही देखते एक बार फिर सर्दियों का मौसम आ गया और आसपास के जंगल बर्फ की सफेद चादर में छुप गए। अब सैमजॉन का सामान काफी भारी था, इसी वजह से उसे चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। ये देखकर क्लेमन ने सैमजॉन की मदद करनी चाहिए और कहा अपना सामान थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो। लेकिन यहाँ सैमजॉन को लगा कि शायद क्लेमन भी उसका सामान चोरी करना चाहता है, इसलिए उसने क्लेमन को हाथ दे मारा और पीछे फेंक दिया जिससे क्लेमन बेहोश हो गया। अब थोड़ी देर बाद क्लेमन को होश आता है। वो एक भेड़िए के झुंड को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वो डर के मारे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन इस दौरान एक भेड़िया उसकी टांग पकड़ लेता है और नीचे खींचना शुरू कर देता है। अब चूंकि पेड़ काफी पतला था तो वो बीच से टूटकर नीचे गिर जाता है। अब क्लेमन की मौत होना तय थी, पर उसी वक्त वहाँ से गोली चलने की आवाज आती है। तब इसी वक्त क्लेमन की आंख खुली तो वो देखता है कि सभी भेड़िया मरे हुए थे। ये सब इस इलाके के शिकारियों ने वक्त पर पहुंचकर उसकी जान बचा ली थी। वो उसे अपने गाँव ले गए और वहाँ के लोगों ने उसका इलाज किया। अब कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार क्लेमन इंसानी बस्ती तक पहुंच ही गया और अपने आसपास लोगों को देखकर उसे बहुत खुशी हुई। अब आगे काफी दिनों तक क्लेमन उसी गाँव में रुका और गाँव के लोगों ने उसकी खूब खातिरदारी की। लेकिन एक दिन गाँव में एक नोटिस आया जिसे खुद वार्डन ने भेजा था। इसमें लिखा था कि एक जर्मन सिपाही हमारी जेल से भागा हुआ है और किसी ने इसे पनाह देने की कोशिश की तो उसे गद्दार करार दिया जाएगा। अब क्लेमन को इस गाँव से जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले गाँव के लोगों ने उसे ढेर सारा खाना और एक शिकारी कुत्ता भी दिया। इस लंबे सफर में क्लेमन का एक साथी भी था, इसलिए उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। अब कई दिनों के सफर के बाद उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री नजर आई और अचानक शिकारी कुत्ता खाने की तलाश में भागकर इस लकड़ियों की तरफ गया। इसके बाद क्लेमन अपने कुत्ते को बचाने के लिए मिल के अंदर गया, लेकिन वहाँ के वर्कर्स ने क्लेमन को पहचान लिया और उसे अपने मालिक के पास ले गए। अब यहाँ क्लेमन ने सभी को अपनी कहानी सुनाई और पूरी कहानी सुनने के बाद उनको क्लेमन पर तरस आ गया और उसके बाद उन्होंने क्लेमन को खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। अब क्लेमन ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि बहुत जल्द वो अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि मिल के मालिक ने इसकी खबर वार्डन तक पहुंचा दी है और दूसरी तरफ वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर इसका इंतजार कर रहा था। स्टेशन पहुंचने से पहले ही क्लेमन ने वार्डन को देख लिया और मौका मिलते ही पहले ही इसने ट्रेन से छलांग लगा दी और भाग निकला। लेकिन इस दौरान बदकिस्मती से रशियन सिपाहियों ने इसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। क्लेमन ने जल्दी ही ट्रेन की पटरियों को पार किया, लेकिन तभी अचानक कहां से वार्डन उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये देखते ही क्लेमन का दिल टूट गया, क्योंकि इसके पीछे उसकी काफी सालों की मेहनत छुपी हुई थी। इससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार करता, क्लेमन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला कर दिया और उसे काट दिया। इसके दौरान क्लेमन को भागने का मौका मिल गया। अब वो पूरी ताकत से वहां से भागने लगा, लेकिन इसी वक्त उसे गोली चलने की आवाज आई। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका शिकारी कुत्ता मर चुका था। इससे क्लेमन को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वो रुका तो नहीं रह सकता था, इसलिए वो भागता रहा और अपनी पूरी जान लगाकर आगे बढ़ता रहा। इसके बाद वो पुल पर चढ़ गया और नीचे से गुजरती ट्रेन पर छलांग लगा दी। इस तरह वो वार्डन के हाथों से दोबारा भाग निकला। ऐसे ही दिन गुजरते गए और क्लेमन अपने इस सफर में आगे बढ़ता रहा। इसने हार नहीं मानी। अब देखते ही देखते साल 1952 आ गया, जिसका मतलब था कि क्लेमन को जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। अब इस वक्त वो सेंट्रल एशिया में था और गाँव के मेले में जाकर वो इधर उधर भटक रहा था। इस मेले में उसने खाने पीने की काफी अलग अलग चीजें देखी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो कुछ खा नहीं सकता था। लेकिन तभी इस दौरान उसकी नजर मेले में 2 लड़कियों पर पड़ी जो पैनकेक बेच रही थी। अब क्लेमन पैनकेक खाना तो चाहता था, लेकिन जेब में पैसे ना होने की वजह से वो आगे बढ़ गया। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की को क्लेमन पर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक हिस्सा तोड़कर छोटे बच्चे के हाथ क्लेमन तक पहुंचवा दिया। ये देखकर क्लेमन थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन वो क्या कर सकता था, इसलिए उसने पैनकेक को खा लिया। इस मेले में एक जूइश आदमी भी मौजूद था जो क्लेमन को देख रहा था। इस सब के बाद क्लेमन चर्च में गया, जिसका पीछा करते हुए वो जूइश आदमी भी चर्च में पहुंच गया। असल में आदमी भी किसी जमाने में वार प्रिजनर था, इसलिए उसने क्लेमन को पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि उसकी मदद करने की कोशिश
की और क्लेमन को अपने घर ले गया, जहाँ क्लेमन ने कई सालों बाद अपनी शेविंग की और अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया। इस सभी के बाद उस आर्मी ने क्लेमन को एक पासपोर्ट दिया ताकि वो रशिया का बॉर्डर क्रॉस करके जर्मनी पहुंच सके, लेकिन जाने से पहले क्लेमन ने उस आदमी का बहुत शुक्रिया अदा किया और अपने सफर पर रवाना हो गया। अब कुछ हफ्तों बाद क्लेमन रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गया और वहां पर मौजूद रशियन सिपाही को अपना पासपोर्ट चेक करवाया। अब यहाँ क्लेमन को डर था कि वो रशियन सिपाही ऐसे पहचान ना ले, साथ साथ उसे ये भी डर था कि उसका नकली पासपोर्ट पकड़ा न जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सिपाही ने क्लेमन को उसका पासपोर्ट वापस दे दिया। इससे क्लेमन दिल में बहुत खुश हुआ और इतनी खुशी से क्लेमन के मुंह पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। इसकी खुशी का कोई आलम नहीं था। अब आखिरकार वो इस ब्रिज पर आ गया था जिसे क्रॉस करते ही वो अपने मुल्क जर्मनी पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंचा तो उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी आई और जब उसने आंखें खोली तो उसने वार्डन को अपने सामने पाया और जब क्लेमन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी भी रशिया की जमीन पर था। इसका साफ साफ मतलब ये था कि वार्डन अभी भी उसे गिरफ्तार कर सकता था। इस पॉइंट पर क्लेमन का दिल टूट गया क्योंकि उसके इतने सालों की मेहनत अब जाया होने वाली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर क्लेमन बहुत हैरान हो गया क्योंकि वार्डन ने उसका रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे जाने की इजाजत दे दी। पहले तो क्लेमन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ गया। असल में वार्डन क्लेमन के जिंदा रहने के जज्बे और उसकी बहादुरी देखकर काफी इंप्रेस हुआ। इसी वजह से उसने क्लेमन को अपने मुल्क वापस जाने दिया। अब आखिरकार क्लेमन ने इस बॉर्डर को क्रॉस किया और अपने मुल्क जर्मनी पहुंच गया। सबसे पहले वो अपने घर गया जहाँ उसने अपनी बेटी और बीवी को देखा। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों चर्च जाने के लिए अपने घर से निकली तो क्लेमन ने भी उनका पीछा किया और चर्च में आ गया। क्लेमन ने अपनी बेटी को अभी तक आवाज नहीं दी थी, लेकिन उसकी बेटी को उम्मीद थी एक दिन जरूर उसके डैड वापस आएंगे। जैसे ही उसकी बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पीछे अपने डैड को पाया तो वो भागकर डैड के पास गई और उन्हें गले से लगा लिया। इतने सालों बाद क्लेमन को जिंदा देखकर उसकी बीवी बहुत हैरान हुई और उसकी खुशी का कोई आलम ही नहीं था। आखिर में तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और आखिरकार क्लेमन अपनी बीवी और बेटी के पास पहुंच ही गया। इसी के साथ हमारी सच्ची कहानी पर बनी हुई ये स्टोरी खत्म होती है।